तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 27 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रश्नों को हम यहां पर आज कवर करने वाले हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी अगली शिफ्ट में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कल वाला जो हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था उससे कितने प्रश्न आज रिपीट हुए हैं। सेम टू सेम प्रश्न आज रिपीट हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? आज पचमढ़ी पूरी तरह से छाया हुआ है आज की शिफ्ट में। तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश का स्वर्ग भी पचमढ़ी को ही कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में ये स्थित है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो समुद्र तल से 1069 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण, अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ गए? क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदरता यहाँ पर देखी जाती है। सतपुड़ा में ये स्थित है, ठीक है, इसलिए इसे सतपुड़ा की जो है रानी कहते हैं। पचमढ़ी क्यों कहते हैं? तो 5 गुफाएँ स्थित होने की वजह से इसे पचमढ़ी कहते हैं, ठीक है। पचमढ़ी में 5 प्राचीन गुफाएँ हैं, इसलिए इसका नाम पचमढ़ी पड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज जो है पर्यावरण दिवस पूछा गया है। दिवस के प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पूछा गया है, तो पर्यावरण दिवस के बारे में पूरी आपको जानकारी दे देंगे और इसका जो है थीम क्या रही है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस को हर साल नए थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी जिसका अर्थ है मतलब केवल एक पृथ्वी। और यही सेम टू सेम प्रश्न और यही बिल्कुल डिस्क्रिप्शन हमने इससे पहले आपको परसों वाली शिफ्ट में साथ कराया था। सेम टू सेम यही हमने कराया था और आज देखिए सेम टू सेम यही प्रश्न आ गया है। अब इसकी थीम आपसे आगे पूछी जाएगी। तो ओनली वन अर्थ जो है वो इसकी थीम है। अब ये देखिए थीम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो पहली बार मनाया गया था ना पर्यावरण दिवस, साल 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा भी यही था, केवल एक पृथ्वी, ठीक है। और वही दोबारा रिपीट होकर के आया है 2022 में, इसलिए इसकी थीम महत्वपूर्ण है। थीम याद कर लीजिएगा, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। ये आगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया था। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत करने की बात कही गई थी, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे? तो देखिए 10 अप्रैल 1919 को, जब वो भारत की बात करते हैं तो 10 अप्रैल 1919 को गए थे। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो 10 जनवरी 1908 को अमेरिका में गए थे। अब दोनों आपको मैंने बता दिया, जो आपके एग्जाम में पूछा गया होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजनीतिक रूप से यह गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी, ठीक है। तो ये आपको हमने इनका हिस्ट्री भी बता दी कि कब और कहां पर यह गिरफ्तार किया गया था। इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य फैक्ट बता दें तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था पूछा जाता है। 1932 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे राम नारा किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का नारा है। राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की खोज किसने की थी? आज ये खोज भी पूछी गई है पचमढ़ी की। तो जेम्स फोसित नाम के वैज्ञानिक ने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की खोज की थी। कुछ जानकारी देखते हैं। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयोग संरक्षण क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया। अब पूछा जा सकता है कि भारत ने कब बनाया था? तो भारत ने 1999 में बनाया था। यूनेस्को ने कब माना? तो यूनेस्को ने 2009 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व माना। दोनों डेट आपको याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस उद्यान के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है जो आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र है। कल यह प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो नर्मदा नदी है उसके किस छोर पर है? तो दक्षिणी छोर पर है, याद रखिएगा, ठीक है। जो अनेकों लुप्त प्राय प्रजातियों का रहवास है, इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया, जो कि 1999 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो देखिए ये भी आपका धूपगढ़ हो जाएगी, पचमढ़ी श्रेणी से ही है, तो धूपगढ़ सबसे ऊँची चोटी है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊँची चोटी जो है, धूपगढ़ आपकी 1350 मीटर इसकी ऊँचाई है, जो महादेव पर्वत में स्थित है। अब बात कर लेते हैं आपसे अगर स सतपुड़ा पूछ लिया है तो विंध्याचल भी पूछेगा, तो विंध्याचल की सबसे ऊँची चोटी की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है, वो विंध्याचल की सबसे ऊँची चोटी है। तो अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची जगह है। इस चोटी की कुल ऊँचाई समुद्र तल से 3438 मीटर है, ये आपको याद रखना है। विंध्याचल पूछेगा आगे, ये कन्फर्म है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो जबलपुर में स्थित है कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं और जबलपुर के कलंगी नामक स्थान पर जो है कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सफ़ेद संगमरमर पूछेगा तो वो भी आपका जबलपुर में ही पाया जाता है, ठीक है? दुग्धधारा कहाँ पर है? वो भी आपका जबलपुर में है क्योंकि नर्मदा नदी जब नीचे गिरती है, तो सफ़ेद संगमरमर से CaO से क्रिया जब जल करता है, तो वहाँ पर सफ़ेद-सफ़ेद पूरा हो जाता है, इसलिए जो है उसे दुग्धधारा, दूध की तरह धारा कहते हैं, ठीक है? कहाँ पर है? जबलपुर में है। हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने हाइग्रोमीटर की खोज की थी। कुछ जानकारी देखते हैं कब की थी इन्होंने? तो 1480 में लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक अपरिष्कृत हाइड्रोमीटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है? ये करता क्या है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम हाइड्रोमीटर करता है, ठीक है? मतलब हाइग्रोमीटर करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर भी आपसे पूछा जाएगा, तो हाइड्रोमीटर क्या है? तो हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे बिना किसी गणना के द्रव्यों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं, ठीक है? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर और आपका द्रव्यों को आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर भी पूछा जाएगा, तो लैक्टोमीटर से क्या होता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तीनों हमने आपको करा दिए, ठीक है? अब तो कम से कम लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सामने सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके जो है ब्लू कर दीजिए। सामने आपके सामने बेल आइकन होगा, उसको दबा लीजिए क्योंकि डेली हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्नों के साथ में, एक्स्ट्रा जानकारी के साथ में आपके लिए डेली एनालिसिस लेकर के आते हैं। अभी हम पटवारी का लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद आपका जैसे ही वनरक्षक का आएगा, वनरक्षक का लेकर के आएँगे, फिर एमपी पुलिस, एमपीएसआई का लेकर के आएँगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए, नवीन स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है भारत की? आइए देखते हैं। तो 28 है वर्तमान में, ठीक है? चलिए पहले पूरी आपको जानकारी देते हैं, देखिए। तो शिशु मृत्यु दर जिसे आईएमआर कहते हैं, जो 2014 में प्रति 1000 जीवित जन पर 39 थी। 2014 में 39 थी, 2022 में ये घट करके 28 हो गई है, ठीक है? सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। बहुत बुरी खबर है मध्य प्रदेश के लिए कि सबसे ज़्यादा जो शिशु की मृत्यु होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। कितनी है? 48 है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में भी मुरैना जिले में सर्वाधिक मृत्यु दर जो है शिशुओं की पाई जाती है, ठीक है? चलिए उससे पहले एक और बात बता दें कि प्रबंधन का हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं 15 मार्च से। अब तक जितने भी प्रबंधन के प्रश्न पूछे गए हैं, केस स्टडी के साथ में, केस स्टडी के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, समझ कर करने वाले। तो वो वीडियो भी हम लेकर के आने वाले हैं, 15 मिनट का वीडियो होगा। तो उसको पाने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना है, ठीक है? चलिए तंत्रिका तंत्र की कौन-सी सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है? तो वो आपकी न्यूरॉन होती है, ठीक है? अब न्यूरॉन से और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो देख लीजिए। तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कई बार पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई कौन है? तो वो आपकी न्यूरॉन है, याद रखिएगा, ठीक है? इसकी खोज किसने की थी? तो 1891 में विलियम वॉन वोल्डेयर ने न्यूरॉन की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, लगभग सबको ही पता है, ठीक है? देखिए तो और कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह लाल चींटियों, जुआ, शहद वाली मक्खियों, बिच्छू आदि में पाया जाता है, ठीक है? इसे ही हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहीं आपसे पूछ ले भाई चींटियों के डंक में कौन-सा अम्ल होता है और वहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं दिया है, मेथनोइक एसिड दिया है, तो मेथनोइक एसिड भी आप आंसर लगा करके आएँगे, छोड़ करके नहीं आएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर है इथाइल मरकैप्टम को मिलाया जाता है एलपीजी में, एलपीजी की गंध को पहचानने के लिए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो इथाइल मरकैप्टम यह एक सल्फर कंपाउंड होता है जो एलपीजी मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन में मिलाया जाता है। इसकी विशिष्ट गंध गैस लीकेज के बारे में बताती है, ठीक है? तो गैस लीकेज की हमको कैसे पता चलता है? जब इथाइल मरकैप्टम उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरकॉन मिसाइल, एक मिसाइल के बारे में पूछा गया था, तो कन्फर्म नहीं बता पाए कौन सी मिसाइल थी, लेकिन ये बताया गया था कि रूस की कोई मिसाइल जो बहुत फेमस है। तो रूस की एक ही मिसाइल बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है आपकी जिरकॉन मिसाइल। तो जिरकॉन मिसाइल किस देश की है? रूस की है जिरकॉन मिसाइल। इसका भी यूक्रेन युद्ध में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसलिए हो सकता है ये प्रश्न पूछा गया हो, कन्फर्म नहीं है, ठीक है? तो रूस का सबसे ताकतवर मिसाइल है जिरकॉन। चलिए, इनमें से बेलों का लक्षण क्या होता है? जो बेलें होती हैं, वो उन बेलों का लक्षण क्या होता है? तो ये परजीवी होती हैं पहली बात, और ये पेड़ पर चढ़ जाती हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था कि इनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है? ये ज़मीन के अंदर होती हैं,
और मतलब ये लाल रंग की होती हैं, ऐसा कुछ दिया होता है और ये पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। तो बेलों का लक्षण कौन-सा होता है? तो बेलें जो होती हैं वो पेड़ों पर जो है पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, ठीक है? और ये कैसी होती हैं? तो ये परजीवी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। न्यूलैंड ने कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था? तो न्यूलैंड ने 56 तत्वों को वर्गीकृत किया था। देख लीजिए, तो न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात 56 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है? उन्होंने सबसे हल्के तत्व यानी हाइड्रोजन से शुरू किया था और थोरियम के साथ समाप्त किया था। ये प्रश्न कई बार बना है कि किससे शुरू किया, किससे समाप्त किया? तो हाइड्रोजन से शुरू किया, थोरियम पर समाप्त किया। 56 तत्वों की इन्होंने जो है इसको 56 तत्वों को लगाया था। ठीक है? आपको पढ़ा भी होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है ना? गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो जी का मान होता है, ठीक है? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित जनित त्वरण यानी कि जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में आज बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया है, अयादी स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया था, अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया था। हिंदी ऐसी आ रही कि आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो हिंदी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है? मुहावरे पूछे गए थे, वीर रस का उदाहरण पूछा गया था, तत्सम तद्भव के प्रश्न थे। क्रम से लगाने को लगभग 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि वही जो है वाक्यों को अलग-अलग दे दिया जाता है, फिर कहते हैं कि इसको क्रम में लगाइए, उसमें फिर पूछते हैं दूसरा कौन-सा है, तीसरा कौन-सा है, चौथे क्रम पे कौन-सा आएगा, ऐसा, ठीक है? और एक प्रश्न विकार से भी आज आया था। मैथ की बात करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है, हालाँकि आ तो सिंपल रहा है, एडवांस के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो है कैलकुलेटिव है। बॉड मास के 5 प्रश्न थे, अनुपात-समानुपात के 2 प्रश्न थे, पाई चार्ट से 4 प्रश्न थे, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि चार्ट जो है ना, पाई चार्ट का जो चार्ट होता है, वो चार्ट दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आपके भी एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है कि आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रश्न तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम लोग एक एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ इसका रिपोर्ट वगैरह करेंगे। क्योंकि भाई 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आपको चार्ट ही नहीं दिखाई देगा तो कहाँ से आप सॉल्व करेंगे सब प्रश्नों को, ठीक है ना? चलिए, डीआई आया था, बार ग्राफ आया था, एक प्रश्न उसमें से आया था, ठीक है? टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, आज वर्गमूल आया है, कल घनमूल आया था। विभाज्यता के नियम बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, पाइप टंकी से प्रश्न आ रहे हैं। सीआई से एक प्रश्न आया था कि कोई धन n वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? और n में ही पूछा था, कितने n वर्ष लगेंगे, ठीक है? माध्यिका और समांतर माध्य पूछा था, सिंपल लेवल का पूछा था, कोई इसमें एफएक्स वाला सूत्र नहीं लग रहा था, ठीक है? चलिए, प्रायिकता आई थी सिक्के वाली, 2 प्रायिकता के प्रश्न थे सिक्के से, ठीक है? एवरेज के प्रश्न भी थे। रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑर्डर और रैंकिंग, कल भी 13 प्रश्न आए थे और आज 8 प्रश्न ऑर्डर रैंकिंग के आए हैं। नंबर सीरीज के 6 प्रश्न आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें अल्फाबेटिक सीरीज जो है उसके भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। पेपर फोल्डिंग भी मिला है, 1 प्रश्न पासा का है। इनइक्वालिटी आज यहाँ पर ऐड हो गई, अभी तक इनइक्वालिटी नहीं आ रही थी, वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो कैसे होगा ऐसा करके जो प्रश्न आता है, ठीक है? और कल जो है गैप वाला प्रश्न आया था, एल डैश एम डैश जे के एल एम ऐसे बनाने वाला, आज जो है इनइक्वालिटी इसमें ऐड हो गई। साइलॉग के 2 प्रश्न थे और डायरेक्शन के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो एक्टिव पैसिव से 3 प्रश्न थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 6 प्रश्न थे, 1 प्रश्न कंजक्शन का बराबर आ रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस से 4 प्रश्न आ रहे हैं और आज जो है सीक्रेट का मिसस्पेल्ड पूछा गया था, यानी कि सीक्रेट लिखा हुआ था और फिर उसमें से ऑप्शन दिया हुआ था कि सीक्रेट की सही स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है? टेंस के 2 प्रश्न, पैरा जंबल के 4 प्रश्न, अरेंजमेंट भी आ रहा है, अरेंजमेंट करने के लिए, और मिसस्पेल्ड के 2 प्रश्न थे, जिसमें कि एक सीक्रेट वाला जो प्रश्न है वो हमको पता चला है। चलिए प्रबंधन की बात कर लेते हैं, तो प्रबंधन में ही बैंकिंग आ रही है, ठीक है? और रिग्रेसिव टैक्स का प्रश्न आ रहा है, लेबर मैनेजमेंट पूछा गया था आज कि लेबर को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, केस स्टडी बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, यानी आपको समझ करके खुद से समझ से जो है प्रश्न सॉल्व करने हैं, ऐसे प्रश्न केस स्टडी में आ रहे हैं, ठीक है? बिजनेस के भी प्रश्न आए थे, विपणन से 2 प्रश्न आए थे, लेखांकन के 2 प्रश्न, मार्केटिंग के 4 से 5 प्रश्न डेली आ रहे हैं, केस स्टडी हमने आपको बता दिया, ठीक है? और इसकी हम वीडियो भी लेकर के आएँगे, जहाँ से आपको थोड़ा-सा आइडिया पड़ जाएगा, अपने दिमाग में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे केस स्टडी करते हैं और कैसे आंसर लगाते हैं। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, ठीक है? कंप्यूटर की बात करते हैं तो इंटरनेट से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। लैन की परिभाषा पूछी गई थी, आज इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था। फुल फॉर्म आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसकी परिभाषा पूछी गई थी, तो आपको पता है कम क्षेत्र में लगाए जाने वाले नेटवर्क को, यानी कि कम जिसका क्षेत्रफल होता है, उसके अंदर लगाए गए क्षेत्रफल को जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मॉडेम पूछा गया था कि मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है? एक्सेल स्प्रेडशीट से प्रश्न पूछे गए थे, पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू से कुछ पूछा गया था, ठीक है? और उसके बाद किलोबाइट पर सेकंड में किसको मापते हैं, तो किलोबाइट पर सेकंड में आपको पता है नेट की स्पीड जो है मापी जाती है, स्पीड को किलोबाइट पर सेकंड में मापते हैं, ये प्रश्न आज बना था। मेमोरी के 2 प्रश्न थे, इनपुट आउटपुट से भी 1 प्रश्न था। अब अगर ओवरऑल बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग मिला करके वही 65 प्लस नंबर की आई है। हिंदी के पूरे 25 प्रश्न हैं, जीके और साइंस के 25-25 बराबर आए हैं, ठीक है? 50 प्रश्न हैं, कंप्यूटर के भी 25 प्रश्न हैं,
ठीक है, आज वही मैनेजमेंट के प्रश्न कम करके मैथ और रीजनिंग में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 17-18 प्रश्न ही मैनेजमेंट के आए हुए थे। चलिए आज के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट थी, ठीक है ना? तो टुडे शिफ्ट कट ऑफ की बात करें तो 145 प्लस कट ऑफ जा सकता है। जो भी 140 से लेकर के 145 की रेंज में होगा, वो बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पर, ठीक है? आगे के मतलब आगे की प्रोसेस के लिए, ठीक है? अब इतना हमने आपके लिए कर दिया, अब ये आपका फर्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, आज हम आपको कंप्यूटर वाली वीडियो आज पहुँचा देंगे। आज आपके उस पे आ जाएगी कंप्यूटर वाली वीडियो, ठीक है? और कल उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, आपको उस नाम से जो है इसी आइकन के साथ में टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर कल कंप्यूटर वाली वीडियो की पीडीएफ डल जाएगी और उसकी वीडियो पहले डल जाएगी, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।